नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ शंकर आईएएस एकेडमी की किताब इन्वायरमेंट का, जो कि 9th एडिशन है। उसके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम इकोलॉजी है, उसका पार्ट 2। दोस्तों, ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लाइक आप एंड में भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री को समझा था, इकोलॉजी की, इन्वायरमेंट और उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझा था, लेवल समझे थे क्या थे इसके। तो लेवल जब हम समझ रहे थे उस समय हमने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इन सबको अच्छे से जाना था। तो इन्हीं को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे और हमने इकोसिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट में चीज़ों को डिवाइड किया था। वो मैंने आपको बताया था। एक था अपना एबायोटिक, दैट इज़ जो कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, और दूसरा जो था वो था बायोटिक, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो उसमें एबायोटिक में हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ। एनर्जी को, रेनफॉल को, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, मटेरियल, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। इसके अलावा अब हम जो करेंगे इस लेक्चर में वो कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स को करेंगे साथियों। तो बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब लिविंग कौन से, जैसे कि आ गए अपने प्लांट्स, आ गए एनिमल्स, हो गए माइक्रोब्स, हो गए, और इनको भी क्लासिफाई करा जाता है। इनके जो भी क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शन करने को लेके, फंक्शन एटीट्यूड जो हैं, चाहे अब लाइक इनटू प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स, तो उसमें इनका क्या रोल है, कैसे क्या इनके अंदर क्वालिटीज़ है, उसको लेके हम डिस्कस करते हैं, जो कि हम आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाते हैं। तो उसको अगर हम ऐसे समझें तो हमने कहा है बायोटिक, और इसके अंदर हमने कहा कि भाई ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, देखिएगा ये सब चीज़ें वो हैं जो चीज़ें हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखी हैं, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी सब कुछ करने के लिए आगे बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में जो है, इन्हें बोलते हैं दोस्तों, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, आपको अपना बचपना याद आ रहा होगा, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब यहाँ पे हो गया ऐसे लोग, ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिशिंग हैं, जो खुद के लिए जो है काफ़ी हैं, वो अपने आप से ही चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली कौन से, अब दिमाग में आप आइए, क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एल्गे भी इसके अंदर आते हैं, खुद से ही खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं तो जो ये सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से जो इनको मिले, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिला, पानी मिला, जैसे आप प्लांट में देखते हो ना, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस उन्होंने किया खुद से, और इन्होंने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करा। और इनडायरेक्टली देखा जाए ये तो नॉन प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अब वही है कि जो है मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर वाला हिसाब किताब होता है ना, कि प्लांट ने भैया सब कुछ इतनी मेहनत करके फल निकाला और फल खा गया इंसान, तो क्या है, नॉन प्रोड्यूसर खा गया। तो ऐसा देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, ज़मीनी तौर पे, तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो हर्बेशियस हैं, वुडी प्लांट हो गए हैं ना, हर्ब्स वगैरह जो हैं, वुडी प्लांट वगैरह जो हैं। वाइल अगर हम पानी में बात करें, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, हरे हरे होते हैं, ये एल्गे जो हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं वहाँ पे। तो हमने अच्छे से समझा इस चीज़ को कि हमने कैसे प्लांट को समझा जो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, और बाकी हमने मतलब इकोसिस्टम में, और बाकी हमने एक्वेटिक वाले में आपको बताया कि एल्गे का अच्छा खासा रूल होता है। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की कहानी। अब सेकंड नंबर पे, जैसे कि हम छोटेपन से सुनते हुए आ रहे हैं, फिर आते हैं कंज्यूमर्स। क्या आते हैं भाई? ये आते हैं कंज्यूमर्स। तो अब कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो साथियों इसके अंदर आए इनको बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स, मतलब अदर नरिशिंग।
तो ये तो आप समझते ही हैं कि कंज्यूमर मतलब जो खा रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को, तो इनको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स, या फिर क्या बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप किताब में भी लिखा हुआ है फैगोट्रॉप्स, और मतलब अदर नरिशिंग। तो कंज्यूमर खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते फूड खुद से, मतलब अब हम ये जानवर कोई फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा, तो ये डिपेंड करते हैं उस ऑर्गेनिक फूड पे जो फूड निकल के आता है प्लांट से, है ना, या भाई हम एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं, दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं। तीसरी बात क्या कि कंज्यूमर्स को आप डिवाइड कर सकते हो दो ब्रॉड ग्रुप्स में। अब ये कंज्यूमर्स को भी आप दो ब्रॉड ग्रुप्स में कर सकते हो डिवाइड। एक को आप नाम दोगे क्या, माइक्रो, और दूसरों को नाम दोगे मैक्रो। तो इन दोनों का ही आप मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। माइक्रो मतलब छोटे स्तर पे बात हो रही है, मैक्रो मतलब बड़े स्तर पे बात हो रही है। आइए आपको अब एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो जो कंज्यूमर में जो मैक्रो कंज्यूमर होते हैं, ये MACRO वाले, ये प्लांट्स पे, एनिमल्स पे फीड करते हैं, खाते हैं, दोनों को ही खा सकते हैं जैसा कि इनको पसंद आए उस हिसाब से। अब देखिए हर्बीवोर ये ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर है जो, अभी आप पता है कि ये हर्बीवोर क्या होते हैं, वो मेनली प्लांट्स पे जो है वो फीड करते हैं। जैसे कि हमें काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, सब क्या करते हैं, हर्बीवोर है, ये सारे के सारे घास चर रहे हैं। अच्छा, कि मतलब मेनली घास क्या चर रहे हैं, मेनली जो है प्लांट्स पे ही रिलाई करते हैं अपना खाने के लिए। अब उसके अंदर भी समझिए एक और आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, वो प्राइमरी वो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे। मतलब अब सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे वुल्फ, ठीक है ना, अब वुल्फ क्या कर रहा है कि वो क्या खा लेगा, अगर उसको मान लो कि कोई रैबिट या ऐसा मतलब ऐसा कोई जानवर मिल गया जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो घास वास खाता है, जो प्लांट खाता है, वो उसको खा लेगा, तो वो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और तीसरा इसी के अंदर आता है कार्निवोर। कार्निवोर क्या है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो है वो फीड करते हैं, इन्हें कहते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर भी, जैसे लायंस वुल्फ भी खा लेगा, है ना। तो इस तरीके से चली आ रही है फूड चेन। अब आई बात ओमनीवोर की। ओमनीवोर का टर्म जो है ना, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं प्यारे साथियों जो दोनों चीज़ें खाते हो, प्लांट भी खा लेते हो और एनिमल भी खा लेते हो। जैसे कि आपको अपनी याद आ गई होगी मैन, उसके अलावा मंकी। तो ये हो गए। तो ये सब हमने डिस्कस करे मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर, हमने उच्चतर बात करी बड़े लेवल की। अब हम एक माइक्रो कंज्यूमर को समझ ले तो आपके दिमाग में छोटी चीज़ें आएंगी, जैसे कि सैप्रोट्रॉप्स जिन्हें बोलते हैं, डीकम्पोजर्स या ऑस्मोट्रॉप्स जिन्हें कहेंगे हम। तो देखिए ये छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, जो अपनी एनर्जी, अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे पाते हैं, डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, प्लांट के, एनिमल के। अब देखिए ना, कहीं पे भी देखिए कि जानवर मर गया, उसकी लाश पड़ी है, धीमे धीमे खत्म हो जाती है, प्लांट की पत्ती पड़ी धीमे धीमे खत्म हो जाती है। कि इस पे कौन काम करता है, इसमें काम करते हैं यही डिकम्पोजर्स, इसे और ब्रेक डाउन करते हैं और इस पे ही रिलाई करते हैं ये। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, इकोसिस्टम में रिलीज़ होते हैं, उसे वही प्रोडक्ट को, अब जैसे कि वो सड़ रहा है कोई भी चीज़, तो ये लोग डिकम्पोज करते जा रहे हैं बैक्टीरिया, और डिकम्पोज करते भाई उसमें से और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी तो निकलेंगे ना। अब मान लो कुछ भी निकली, कोई गैस निकली, कुछ भी चीज़ें निकली, तो ये सब कुछ फिर वापस से वही प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, वो सब यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रकृति के अंदर एक साइकिल चलती चली जा रही है। अब इसमें एक अर्थवॉर्म की आपने बहुत तारीफ सुनी होगी। अर्थवॉर्म साथ में कुछ दूसरे सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि उनमें टेमाडोट्स का नाम आता है, आर्थ्रोपॉड्स का नाम आता है, ये सब भी डेट्रिटस फीडर्स ही हैं, है ना। और इनकी मदद से जो है वो और मतलब ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, और इन्हें इसलिए बोलते हैं डेट्रीवोरस। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं साथियों डेट्रीवोर्स, ठीक है। तो अब ये इसकी कहानी है जो मैंने आपको बताई। अभी फ़िलहाल मैं देख रही थी जो एक यूरिया और ये सब चीज़ें पड़ती हैं ना सॉइल के अंदर, इससे अर्थवॉर्म को बड़ा नुकसान होता है। इनकी बहुत सारी भारी जनता में काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब जितने भी आउटसाइड चीज़ें ये मैन डाल रहा है ना, ये बहुत इशू क्रिएट कर रहा है हमारी इस प्रकृति के अंदर। खैर चलो, अब हम इकोसिस्टम का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लें। तो अभी तो हमने ये सब चीज़ों को समझा, कंपोनेंट्स वगैरह को समझा, उसको डिवाइड करके समझा। अब अगर हम क्लासीफाई करें इकोसिस्टम को, तो आप ऐसे समझिए कि जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, उसमें यहाँ पे दो हिस्सों में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। एक तो हम करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक हो गया एक्वाटिक। तो ये बहुत ही
बेसिक सी चीज़ है कि एक तो धरती पे ज़मीन पे रहने वाली इकोसिस्टम हो गया और एक पानी वाला, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो टेरेस्ट्रियल में किसका किसका नाम आता है? इसमें आता है जैसे फॉरेस्ट हो गए, उसके अलावा क्या हो गई? ग्रासलैंड हो गई। इसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा हो गए डेजर्ट्स। तो ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। और वही जगह अगर एक्वेटिक की बात करें तो इसमें देखिए एक तो हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फिर फ्रेश के साथ एक नमकीन हो गया तो सलीन वाटर इकोसिस्टम, उसके अलावा एक तो मराइन वाटर इकोसिस्टम। तो ये 3 तरह के आप वाटर इकोसिस्टम को यहाँ पे पालोगे एक्वेटिक में, ठीक है ना। तो अब आने वाले चैप्टर्स में हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे, इन्हीं चीज़ों को डिटेल में। और इकोसिस्टम जो होता है ना दोस्तों, उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के चल सकता है, अपने खुद की स्पीशी का स्ट्रक्चर वो अपने हिसाब से चला सकता है, रेगुलेट कर सकता है उन सबके फंक्शन को। तो ये जो कैपेसिटी है इकोसिस्टम की खुद को सेल्फ को रेगुलेट करने की, इसको पता है क्या कहते हैं? टर्म याद करते चलिएगा, इसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टैसिस, ठीक है ना। चलिए इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखते चलेंगे तो कभी आपसे कोई कुछ पूछ ले तो आप एटलीस्ट भूलेंगे नहीं। अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है वो क्या होती हैं, थोड़ा सा समझ लें। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। तो इकोसिस्टम क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है? जैसे कि प्रोविज़न फूड की, फ्यूल की, फाइबर की, ये ऐसी कंडीशन बनाएगा जो आपको ये सब चीज़ें प्रदान होंगी। दूसरा कि प्रोविज़न शेल्टर की और बिल्डिंग मटेरियल की, हमको यहीं से तो मिलती है इकोसिस्टम से। उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये काम करने का शुद्ध हवा शुद्ध पानी कौन प्रोवाइड करता है? इकोसिस्टम। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन और जो वेस्ट है उसका डीकम्पोजिशन भी तो इकोसिस्टम करता है ना। उसके बाद स्टेबल करना, अर्थ की क्लाइमेट को मॉडरेट बना के रखना, फ्लड्स ना आए, सूखा ना पड़े, टेम्परेचर बढ़िया एक्सट्रीम ना हो जाए किसी भी सेंस में, ना गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडक, और फोर्सेस ऑफ विंड को मॉडरेट रखना, बराबर रखना, ये इसका काम है। इसके अलावा जनरेशन और रिन्यूअल सॉइल फर्टिलिटी का, जैसे कि इसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वगैरह आता है। उसके अलावा प्लांट्स का पॉलिनेशन, क्या प्लांट क्या है? उसमें से जो उनके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो दूर दूर तक फैलाने का काम वहाँ के जीव जंतु, हवा पानी का ही तो होता है, तभी तो वो अपनी आबादी को बढ़ा पाते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स को कंट्रोल करना, जो पेस्ट डिजीजेस के लिए, वो भी इसी का ही काम है। कल्चर और एस्थेटिक बेनिफिट्स भी हैं। जेनेटिक रिसोर्सेज का मेंटेनेंस, क्योंकि क्रॉप वैराइटीज़ में इनपुट करना, लाइफ स्टॉक ब्रीड हो गया, मेडिसिन, अदर प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। ये इकोसिस्टम हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो ये कहानी तो हमने यहाँ तक पढ़ ली जो कि इकोसिस्टम की थी। अब आपको थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि मैंने सिर्फ फ़ोटो डाल दी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगी जैसे आपको कहानी की तरह ही हो रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट की, वो है इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए चल यही सब चीज़ें रही हैं, इसी को ही हम जो है आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और यही अपना फ़ोटो, यही वाली इमेज समझिए। चलिए इकोटोन क्या है? अब ये सवाल पूछा गया भी है कि इकोटोन क्या चीज़ है। इकोटोन एक ऐसा जोन ऑफ जंक्शन है दो या दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम के बीच में। तो अभी क्या समझो, एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल समझो कि एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है ना, एक फॉरेस्ट है, तो वो एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? क्योंकि एक तरफ आप मरीन ये इकोसिस्टम देखोगे और एक ही तरफ दूसरी तरफ देखोगे आपकी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ग्रासलैंड हो गई, एस्चुरी हो गई, रिवर बैंक हो गई। अब आप इसके माध्यम से समझो, एक इकोसिस्टम यहाँ आप देख सकते हो, ये देखिए लैंड का इकोसिस्टम है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे हल्का दलदला मामला हो गया है, तो ये इकोटोन है, ये मार्श लैंड है, ठीक है ना। और ये इधर दूसरा इकोसिस्टम है ना, कि ये क्या है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम है। तो अब ये है लैंड, ये है वाटर, और बीच में आप यहाँ देख रहे हैं ना कि ये चीज़ यहाँ पे जुड़ रही है, दोनों ही चीज़ें। तो दो या दो से अधिक इकोसिस्टम यहाँ पे इस जंक्शन पे जुड़ रहे हैं, तो ये इकोटोन कहलाएगा। ये मार्शलैंड जो है वो इकोटोन कहलाएगी। आई होप आपको डेफिनेशन के साथ चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं कि आखिरकार कि कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये बहुत ज़रूरी है।
देखिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा हो, ये हो सकता है ये नैरो हो और ये थोड़ा सा बड़ा हो, है ना, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो जंक्शन है, तो जंक्शन बहुत बड़ा तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो ये आप समझिएगा, इसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो वैसे ही देखने को लगभग मिलेंगी जो उसके आसपास के इकोसिस्टम है। ब्लैंड वाला है तो थोड़ा ब्लैंड पाओगे, एक्वेटिक वाला है तो थोड़ा आप पानी भी पाओगे, तो ऐसा, ठीक है। तो ये ड्रोन ऑफ टेंशन एक तरह से रहती है। अच्छा, ये एक लीनियर है as it shows progressive increase in species composition of one incoming community and simultaneous decrease in species of other going out adjoining community। अब ऐसा community, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसके अंदर एक तरफ से स्पीशीज बढ़ते भी दिख सकते हैं, एक तरफ से जाते भी दिख सकते हैं, तो उन स्पीशीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक ढंग का डेवलप हुआ इकोटोन जो होता है उसके अंदर कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत आप एकदम डिफरेंट पाएंगे उनकी एडजॉइनिंग कम्युनिटीज से। अब आसपास समझ लीजिए कि कुछ अलग तरीके के प्राणी पाए जा रहे हैं और इस जगह पे अगर कोई ढंग का एक अच्छा डेवलप्ड इकोटोन है तो यहाँ पे एक अलग ही तरह का जीव जंतु आप पालोगे। कभी कभी तो नंबर ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्पीशीज की बहुत ज़्यादा होती है इस जोन के अंदर ना, इनकी और जगह के कंपैरिजन में इनकी कम्युनिटी के, तो इसे हम लोग बोलते हैं उस टाइम पे एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एज इफेक्ट क्या है कि जब नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और ये कम्युनिटी क्या होती है, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया है, तो आप उसको देखते हुए आइएगा। तो एज इफेक्ट क्या है? जब नंबर ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्पीशी की वो बहुत ज़्यादा हो इस जोन के अंदर दैन इन ईदर कम्युनिटी, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निकलते हैं होते हैं प्राइमरीली या मोस्ट अबेंडेंटली इस जोन के अंदर, है ना। आप देखते हैं कि या तो इसी जोन के अंदर ऑर्गेनिज्म आप पाएंगे या ज़्यादा मात्रा में इस जोन के अंदर पाएंगे, तो तब हम कहते हैं इसको एज इफेक्ट, ठीक है। तो टेरिटोरियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट खासकर स्पेशली बर्ड्स पे एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे आप बर्ड्स पाओगी ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो डेंसिटी है बर्ड्स की वो ज़्यादा है मिक्स हैबिटेट में इकोटोन के बिटवीन द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट। अब ना आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा है बर्ड और ना आप देख रहे हो कि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं, लेकिन जो इकोटोन है वहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा जो है बर्ड्स हैं, तो ये आप पाओगे एज इफेक्ट। अच्छा, एक यहाँ पे एक टर्म है जो आपको बताएं, नीशे। आजकल तो हम इस टर्म को कई चीज़ों में यूज़ करते हैं। देखिए ये जो नीशे है ना, ये यूनिक फंक्शनल रोल रखता है, प्लेस है स्पीशीज़ की इकोसिस्टम के अंदर। अ नीशे इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज़ इन एन इकोसिस्टम। ये डिस्क्रिप्शन है सारे ही बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स का जो भी स्पीशी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या है? ये काफ़ी कहें कि काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, यूनिक चीज़ है किसी भी स्पीशी के लिए, इतना समझिएगा। इसका मतलब कि कोई भी जो स्पीशी है, ठीक है ना, मतलब विच मीन्स नो टू स्पीशीज़ हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीशेस। ऐसा दो अलग अलग प्रकार के जो स्पीशी हैं उनमें कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके पास एकदम सेम एग्जैक्ट सेम नीशे देखने को मिले। तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल हो गया ना ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने में, संभाल के रखने में। अच्छा, अगर हमें किसी स्पीशी को संभालना है, कंजर्व करना है, उसके पर्टिकुलर उस नेटिव जहाँ से वो बिलोंग करता है उस हैबिटेट में, तो हमें उसकी क्या नीशे रिक्वायरमेंट है समझना पड़ेगा और ये उसको प्रॉपर मुहैया कराना पड़ेगा कि उसकी नीशे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। अब आप कहेंगे मैम ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये कितने तरह के होते हैं, है ना, क्या होता है ये थोड़ा बताइए। अब फिलहाल तो आप समझ गए ना क्या है यूनिक फंक्शनल रोल है या प्लेस है स्पीशी की इकोसिस्टम के अंदर, ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए टाइप्स की अगर हम नीशे की बात करें, हमने थोड़ा सा एक स्पेस बना दिया था यहाँ पे, है ना, तो इकोटोन से डिफरेंट हो जाएंगी चीज़ें, तो हम यहाँ पे बताते हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ नीशे की, तो इसको ऐसे समझिए कि इसमें एक तो सबसे पहले आ जाता है आपका हैबिटेट नीशे।
जहाँ पे वो रहता हो, स्पीशी ना, वेयर इट लिव्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया इसका फूड नीशे। फूड नीशे क्या है? जो वो खाता है या डिकम्पोज करता है, या जो भी स्पीशी उसको, मतलब व्हाट स्पीशीज इट कम्पीट्स विद, जो भी कम्पीट करता हो जिस भी स्पीशी के साथ में है, तो ये फूड नीशे हो गया। तीसरे नंबर पे क्या ज़रूरी है किसी स्पीशी के लिए? रिप्रोडक्टिव, है ना। इसको आप अगर समझ के और फील करके समझेंगे तो बहुत इजी चीज़ें हैं ये। तो रिप्रोडक्टिव नीशे कि हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कब और कैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा। और चौथा जो है इसका टाइप वो है फिजिकल एंड केमिकल नीशे, मतलब टेम्परेचर, लैंड का शेप क्या है, लैंड का स्लोप क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, क्या दूसरी ज़रूरतें हैं, तो ये सारा उसके अंदर आता है। अच्छा, जो है एक डू यू नो में चीज़ पड़ी है कि दो स्कीम्स जो हैं इनका एक नाम है नागर वन उद्यान योजना और स्कूल नर्सरी योजना। इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। नगर वन उद्यान योजना का उद्देश्य ये था कि हम एटलीस्ट एक तो ऐसी सिटी फॉरेस्ट बनाएं हर एक सिटी के अंदर जिसका मिनिमम एरिया जो है वो 25 हेक्टर्स हो। स्कीम का एम ये था कि हम ऐसी सिटी बनाएंगे फॉरेस्ट एरियाज़ में विद इन देयर जुरिस्डिक्शन अप टू मैक्सिमम ऑफ 100 एकड़, और मैक्सिमम एरिया जो होगा वो 20 हेक्टर का होगा। एकड़ नहीं, सॉरी, हेक्टर ही, 100 हेक्टर और वो हेक्टर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये था इस योजना का कि हम 200 ऐसी सिटी बनाएंगे और फॉरेस्ट बन जाएगी, इसी तरीके से कंट्री में फॉरेस्ट सिटी बन जाएंगी। और स्कूल नर्सरी योजना का उद्देश्य ये था कि हम एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे स्टूडेंट्स का प्रकृति के साथ में, नेचर के साथ में। तो स्कीम्स लाई गई थी। बहरहाल आपको नीचे समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इसी को ही हम देखिए, इसी लेवल्स को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अब इस बायोम के बारे में समझते हैं कि बायोम क्या होता है। देखिए दोस्तों, बायोम की हम आपको एक इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जब हम बायोम की बात करते हैं तो उसको हम एक बार थोड़ा सा आपको इससे बताते हैं। देखिए, अभी ये तो बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। बायोम की जब हम बात करेंगे तो हम उसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये एग्जैक्ट डायग्राम मुझे मिला नहीं था तो मैंने कहा कि कुछ भी मत डालो। देखिए, जब बायोम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये टेम्परेचर पे और प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड होता है। इसको पहले अगर हम डेफिनेशन से समझें तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स कॉल्ड बायोम। जो बायोस्फीयर है अपना, ठीक है, अभी इसको भी मैं आगे बताऊंगी, जिन्हें पता है उनकी बात बता रही हूँ कि जो बायोस्फीयर है और उसका जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, जो ज़मीनी तौर का हिस्सा है, ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो न जाने कितने बायोम्स में डिवाइडेड है। बायोम्स में डिवाइडेड है मतलब क्या मैम? देखो भैया, क्लाइमेट के बेसिस पे, ठीक है, वेजिटेशन के बेसिस पे, एनिमल लाइफ के बेसिस पे कौन सा एनिमल रह रहे हैं और वहाँ कौन सा सॉइल पाया जाता है, उस बेसिस पे अलग अलग रीजन्स होते हैं। आपने सुना होगा टुंड्रा रीजन है, ताइगा रीजन है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आप पा जाओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप पा जाओगे। तो ये क्या है? ये डिफरेंट बायोम्स ही हैं प्यारे साथियों। और दो अलग अलग तरह के बायोम एक जैसे कभी नहीं होते। जो क्लाइमेट होती है वो बताएगी आपको कि भैया किस बायोम की बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, कितने सारे प्लांट वहाँ हैं, कितने एनिमल वहाँ हैं, वो सब आप देखोगे कि अलग अलग तरह के बायोम में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है वो डिफरेंस करता है अलग अलग बायोम में। अब यहाँ पे और डिटेल से अगर आपको बताऊँ तो ये समझिए आपकी, जैसे एक ये चार्ट है जस्ट अ सेकेंड, ओके, समझ लीजिए कि ये ऐसे एक पिरामिड है, ठीक है ना। अब नीचे है वार्म और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाता है कोल्ड, ठीक। तो कोल्ड में आप यहाँ पे जो पाओगे वो आप पोलर रीजन्स पाओगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ फिर आ जाओ तो यहाँ पे आप क्या पाओगे? यहाँ पे आप पाओगे टुंड्रा रीजन्स। उसके बाद ऐसे ही आप नीचे आते रहो, यहाँ पे फॉरेस्ट पाना शुरू करोगे। फिर आप धीमे धीमे और नीचे आते रहोगे तो और चीज़ों में पार्ट डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कोल्ड डेजर्ट पाओगे, इसके साथ यहाँ पे प्रेरी पाओगे, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाओगे, इसके साथ अब यहाँ पे आप वार्म डेजर्ट पाओगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाओगे, फिर आपकी सवाना जो है
आ जाएंगी। फिर जो है ऐसे ही आप टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाओगे आप। उसके बाद यहाँ आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाओगे। तो अब यहाँ पे चीज़ें ड्राई चल रही हैं, उधर से चलेंगी यहाँ पे वेट, ठीक है। तभी तो हमने यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया। तो ये कुछ ऐसा इसका बायोम डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बेस्ड है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से आपको बताते हैं। अलग अलग रीजन्स और अलग अलग ग्रासलैंड्स और अलग अलग इसके अंदर फॉरेस्ट आते हैं, जिनको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टुंड्रा रीजन को। टुंड्रा रीजन आप सभी को मालूम है एक ठंडा रीजन हो गया। नॉर्थ और साउदर्न मोस्ट रीजन पूरे वर्ल्ड के, उसमें आपको आइस बाउंड पोल्स जो हैं वहाँ पे आप जो मतलब आइस बाउंड पोल्स हैं अपने, उससे जो मिला हुआ रीजन होता है उसे हम टुंड्रा रीजन कहते हैं, जहाँ बहुत ठंडक पड़ती है। तो यहाँ पे आप जो है ट्रीज़ वगैरह तो नहीं ज़्यादा पाओगे, कुछ ऐसे स्टंटेड श्रब्स देखने को मिलते हैं साउथ टुंड्रा बायोम में। ग्राउंड फ्लोरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लिचन्स हैं, मोआसेस हैं, सेजेस हैं। वो आप सुनते रहते होंगे कि लिचन्स, मोआसेस इतनी ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। टिपिकल एनिमल जहाँ पे जो पाए जाते हैं इस रीजन के अंदर, उसमें आप जो है आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल, लेमिंग, आर्टिक हेयर, उसके अलावा देखा जाए रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेनडियर, तो ये सब मोस्टली जो है ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो आपको बोल दी उसके लिए क्षमा। इसमें जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं वो ऑलमोस्ट एब्सेंट ही होते हैं, है ना, मतलब आप ज़्यादातर पाओगे ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, है ना। अगर मैंने कह दिया होगा रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पहले तो उसके लिए क्षमा, या आप मोस्टली ऑलमोस्ट एब्सेंट ही पाओगे। ठीक, तो चलो टुंड्रा रीजन की हमने बात कर ली। दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टाइगा रीजन की। अब टाइगा रीजन में क्या होता है, ये आप पाओगे नॉर्दर्न यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। उसके अलावा आप देखो कि जो है मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पाओगे टुंड्रा के कंपैरिजन में। जो टुंड्रा रीजन था इसके कंपैरिजन में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा मॉडरेट होता है, और इसे हम लोग बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? बोरियल फॉरेस्ट। तो अगर आपको कोई बोले किस रीजन को बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं तो आप कहिएगा टाइगा रीजन को। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोरा एंड फौना समझते हैं। तो यहाँ जो ज़्यादातर पाई जाने वाली वेजिटेशन है वो है कॉनिफोरस एवरग्रीन, मोस्टली स्प्रूस। इसमें कुछ स्पाइन्स होंगे, कुछ फर्स होंगे। और फौना के अंदर आप इसमें बर्ड्स पाओगे, हॉक्स पाओगे, फर बेयरिंग कार्निवोर्स पाओगे, कुछ लिटिल मिंग, एल्स, प्यूमा, साइबेरियन टाइगर, वोल्वराइन, वुल्स वगैरह यहाँ पे आप पाओगे। क्योंकि ऐसे आप इमेजिन भी कर सकते हो कि हल्का सा ठंडे से हल्का सा कम है, तो यहाँ इन चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा और इस तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं प्यारे साथियों टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब इसके रीजन की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंड करता है ओवर सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न चाइना के अंदर, इसके अलावा जापान में, न्यूजीलैंड वगैरह में मॉडरेट से एवरेज टेम्परेचर होता है और बहुत बारिश होती है साथियों यहाँ पे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेड़ पौधों में हम देखते हैं कि बीच, ओक, मैपल, चेरी पाया जाता है। और जानवरों की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की फैमिलियर से होते हैं। जनरली ज़्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं ये अर्थ के, धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है, क्योंकि जो है टेम्परेचर भी मॉडरेट एवरेज है और अच्छा खासा रेनफॉल भी यहाँ पे होता है। चौथे नंबर पे जो हम बात करेंगे साथियों वो हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कौन नहीं जानता। ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो कि जहाँ पे अबाउंड है विद लाइफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल बहुत हाई होता है, तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये अगर बताऊँ तो 7% है पूरी धरती का सरफेस का, और 7% और 40% वर्ल्ड का प्लांट और एनिमल स्पीशी यहीं पे ही पाया जाता है। बहुत सारी देखे जाए तो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्री की स्पीशी यहाँ पे है बहुत भारी मात्रा में। ज़्यादातर एनिमल्स, फाइटिक प्लांट्स, ये सब आपको दिखेंगे जो है कैनोपी में या ट्री टॉप
जोन में। अब आप देखते हैं ना कि नीचे सब रहते हैं ये सारे जानवर और ऊपर से जो है प्लांट की कैनोपी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है ना, बहुत भारी में जनता यहाँ आप पाएंगे। फिर जो हम 5वें नंबर पे बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे दोस्तों सवाना की। सवाना को कौन नहीं जानता, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। तो ये ट्रॉपिकल रीजन है। सवाना मोस्टली आपको दिखेगी अफ्रीका के अंदर एक्सटेंसिव है ये, और ग्रासेस जो है सवाना ग्रासलैंड के अंदर ये इसके साथ साथ ये कहीं कहीं पे आप दूर दूर जगह पर ट्रीज़ भी पाओगे और फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब भी पाओगे। इस फौना के अंदर आप देखते हैं तो ज़्यादातर ग्रेजर्स हैं, ब्राउजर्स हैं, जैसे कि एंटीलॉप्स, बफलोज, जेब्रास, एलिफेंट्स, राइनोसॉर्स। और कार्निवोर की बात करें तो आप यहाँ पे लायन, चीता, हाइना, मोंक्यूज और बहुत सारे डॉडेंट्स भी पाओगे। तो ये तो ग्रासलैंड से आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या क्या जानवर हो सकते हैं, उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड पे। तो ग्रासलैंड की बात करें तो आप इसको नॉर्थ अमेरिका में, इसके अलावा यूक्रेन वगैरह में पाओगे। टेम्परेट कंडीशन होती हैं, कम रेनफॉल होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रासलैंड में ग्रासेस बहुत ज़्यादा हो गई। और फौना की बात करें तो इसमें बड़े बड़े हर्बीवोर जैसे कि बाइसन, एंटीलॉप, कैटल, रॉडेंट्स, पेरीडॉग, वुल्फ और रिच और डाइवर्स एरे ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड देखने को मिलती है, क्योंकि खाना पीना मस्त इनको यहाँ से मिलता रहता है। और लास्ट में जो हम 7 नंबर पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेजर्ट की। तो ये जो डेजर्ट है ना, ये आपको कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में मिलेगी। बहुत कम और ज़रा सा रेनफॉल होता है, बहुत ही कम ह्यूमिडिटी होती है, दिन तो होते हैं बहुत गर्म और रातें जो होती हैं वो बहुत ठंडी। तो यहाँ पे जो फ्लोरा है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस है, मतलब इस तरह के पेड़ आप पाएंगे जो कम पानी में अपना गुजारा कर सकें या ना पानी में भी अपना गुजारा कर सकें, जैसे कि कैक्टस, यूफॉर्बियस, सेगब्रश। तो फौना में यहाँ पे आप इमेजिन कर लो, देखा होगा बहुत सारी डिस्कवरी की वीडियो में रेप्टाइल्स सांप को भाग रहे होते हैं, नहीं तो रेप्टाइल्स रह लेते हैं, स्मॉल मैमल्स रह लेते हैं, बर्ड्स रह लेते हैं। तो ये हमने बात करी अपनी जो आपका टेरिटोरियल इकोसिस्टम है। अब दूसरे नंबर पे जो हम अगर इसी के अंदर एक्वाटिक जोन्स की बात कर लें तो एक्वाटिक जोन्स में अगर हम आपको बताएं तो एक्वाटिक जोन्स को बायोम नहीं कहते। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिएगा मुद्दे की बात कि अगर आपसे कोई कह दे कि एक्वाटिक जोन को भाई साहब क्या बायोम कहते हैं, तो नहीं। ये एक मेरे पास खाली पेज है, उसमें मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। टेरिटोरियल वाला तो मैंने बताया, टेरेस्ट्रियल वाला तो मैंने बताया, मतलब मैंने अगर 3-4 बार बोल दिया तो टेरेस्ट्रियल वाला तो मैंने बताया कि भैया उसको बायोम कहते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। लेकिन जो ये एक्वाटिक वाला है इसको बायोम नहीं कहते हैं, ठीक है। हाउएवर इनको अलग अलग लाइफ जोन्स में डिवाइड करा गया है रीजन्स के हिसाब से, जैसी प्लांट हो और जैसी एनिमल लाइफ हो। मेजर डिफरेंस अलग अलग इन जोन्स के बीच में अगर हम कहें तो वो कैसे आप पाओगे कि भैया फ्रेश वाटर में है, सैलाइन वाटर में है, कितने न्यूट्रिएंट डिजॉल्व है, वाटर का टेम्परेचर कैसा है, डेप्थ कितनी है, जहाँ तक सनलाइट पहुँच सकती है। तो इस पे यहाँ चीज़ें बदल जाती हैं। तो आइए एक एक करके यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, सबसे पहले तो आता है यहाँ किसके अंदर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो जब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसको भी यहाँ क्लासिफाई करा गया है एज लोटिक। लोटिक होता है दोस्तों ऐसा जो मूविंग, चलता हुआ पानी है, ठीक है। तो मूविंग वाटर, फ्रेश वाटर भी तो 2 तरह का हो गया ना, लोटिक हो गया मतलब जो मूविंग वाटर है, और दूसरे वाले को बोलते हैं लेंटिक। लेंटिक का मतलब जो स्टिल या स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ है अपनी जगह, और है तो दोनों ही फ्रेश वाटर, ठीक है ना। तो जो लोटिक वाटर वाला इकोसिस्टम है इसके अंदर जैसे फ्रेश वाटर की स्ट्रीम बह रही है, स्प्रिंग्स हैं, इसके अलावा क्या है, रेवलेट्स हो गए, क्रीक्स, ब्रूक्स, रिवर्स हो गए। वही जगह लेंटिक वाटर के इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें पूल है, कोई पॉन्ड है, या भाई तालाब हो गया, कुछ स्वैम्प हो गए, बॉग्स, लेक्स हो गई। तो ये बहुत अलग अलग तरह से होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना अलग अलग हिसाब से होता है। तो ये हो गया फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मराइन इकोसिस्टम के बारे में। तो नियरली यहाँ पे
3/4 जो अर्थ की सरफेस का है वो ओशन से ही है। आप जानते ही हैं कि सब हमारे यहाँ तो सब ओशन ही ओशन है, हर तरफ पानी पानी है। एवरेज डेप्थ अगर आप यहाँ देखोगे तो 3.750 मीटर की देखने को मिलेगी। और इसके अगर सैलिनिटी की बात करें तो 35 पीपीटी है इसकी। तो मतलब पीपीटी का मतलब होता है दोस्तों पार्ट्स पर 1000। तो इतनी सैलिनिटी देखने को मिलती है, 35, बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% जो है इसमें आप नमक ही नमक पाओगे, सोडियम क्लोराइड ही है इसके अंदर। तो ये हो गया मरीन इकोसिस्टम। तीसरे नंबर पे बात करें अगर हम, तो बात करेंगे एस्चुरीज़ की। ठीक है, एस्चुरीज़ की बात करें तो अब कोस्टल बेस, रिवर माउथ्स, टाइडल मार्शेस, ये सब एस्चुरीज़ को बनाते हैं। और एस्चुरीज़ में फ्रेश वाटर जो होता है रिवर से वो मिलता है आके, अब देखो फ्रेश वाटर जो रिवर का है वो आके मिलता है ओशन वाटर से, और दोनों ही जो मिलते हैं वो टाइड्स के माध्यम से आपस में मिल पाते हैं। तो ऐसा एरिया आप इमेजिन कर लो कितना बढ़िया होगा, बहुत प्रोडक्टिव एरिया होता है एज़ कंपैरिजन टू द उसकी जो, चाहे आप फ्रेश वाटर साइड चले जाओ चाहे आप ओशन वाली साइड चले जाओ, लेकिन उन दोनों कंपैरिजन में एस्चुरी का एरिया बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक, अच्छा, तो एस्चुरी समझ गए क्या होती है। चौथे नंबर पे एक आती है यहाँ पे, वो है अपनी कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ के बारे में आपने सुना ही होगा। ये शैलो ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो समुद्र का पानी है वो बहुत साफ़ है, क्लियर है और गुनगुना है। जो कोरल रीफ है वो बहुत प्रोडक्टिव जगहें हैं और कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग तरह की यहाँ पे पा जाओगे। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मैंग्रोव के बारे में। दोस्तों मैंग्रोव एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है, ये जोन है, एक्वाटिक जोन है। बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट्स आप यहाँ पाओगे शेल्टर्स शोर्स पे, खासकर टाइडल फ्लैट्स पे, डेल्टा पे, एस्चुरीज पे पा सकते हो, बेस, क्रीक्स और बैरियर आइलैंड्स पे पा सकते हो, ये होते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा सोलर रेडिएशन की इनको ज़रूरत होती है। इनके पास एबिलिटी होती है कि फ़्रेश वाटर को एब्जॉर्व कर सकते हैं सलीन या ब्रैकिश वाटर से। ठीक है, अगर नमकीन पानी है, ब्रैकिश पानी है, तो इससे जो है वो ये फ्रेश वाटर को एब्जॉर्व कर सकते हैं। इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है और ये मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो हमने आपको ये एक्वाटिक जोन्स के बारे में भी डिटेल से समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम आपको डिस्कस करके बताते हैं, जो कि है अपना बायोस्फीयर। क्या होता है ये बायोस्फीयर? तो ये सब कुछ आप देख रहे हो ना, ये सब की एक जो जोन है उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब इसको हम एक पहले तो एक आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज करिए ये एक जो है गोला है, वो है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये हमारी एटमॉस्फेयर है और उसके साथ साथ ये मान लीजिए हमारी लिथोस्फेयर है। ठीक है, अभी हम सब आपको समझाते हैं क्या है लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, और ये है मान लीजिए पानी, हाइड्रोस्फेयर है ये। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर है। तो अब ये तीनों की एक कनेक्टिंग जो ये जोन है ना, जहाँ पे सब हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना, ये है दोस्तों बायोस्फीयर, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो बायोस्फीयर क्या हो गया? अर्थ का वो हिस्सा जहाँ लाइफ रह सकती है। ये हमें दर्शाता है हाईली इंटीग्रेटेड या आप कह लो मिली जुली इंटरैक्टिंग जोन, जिसके अंदर आप एटमॉस्फेयर को भी पालोगे, आप लिथोस्फेयर भी पालोगे, दैट इज़ लैंड भी पालोगे, और हाइड्रोस्फेयर दैट इज़ वाटर भी पालोगे। तो ये क्या है? ये कैसी पतली सी लेयर है सरफेस ऑफ द अर्थ में, जो अगर हम सोचें कि अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा है ना, तो अगर आप देखो तो अगर हम सोचें कि अर्थ एक ह्यूमन है सपोज करो, तो एक पतली सी लेयर वो गई से स्किन, ऐसे समझो, है ना। तो या आप ऐसे समझ लो कि अगर हम अर्थ को समझ लें एक एप्पल है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बायोस्फीयर एक उसकी कह सकते हो थिक, इस बायोस्फीयर विल बी थिक एज इट्स स्किन। जैसे ऊपर का छिलका होता है ना एक एप्पल का, तो आप समझ लो इतनी ही मोटी लेयर हो गई, बस इतनी सी बायोस्फीयर है। तो जो लाइफ है ना, तो बायोस्फीयर के अंदर ये आप बहुत मात्रा में पाओगे 200 मीटर मतलब 660 फीट तक बिलो द सरफेस ऑफ ओशन एंड करीब 6000
मीटर अबव द सी लेवल, मतलब 20,000 फीट तक ऊपर अबव द सी लेवल। तो अच्छे खासे यहाँ पे जैव जंतु आप पालोगे। तो यहाँ पे बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊपर ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, बहुत ऊपर नॉर्थ में, और बहुत नीचे साउथ पोल में बहुत ठंडा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप बायोस्फीयर पा ही नहीं सकते। तीनों चीज़ें कहाँ मिल पाएंगी सही से? अब बहुत ऊंचे माउंटेन पे भी आप इसको नहीं पा सकते, या बहुत गहरे समुद्र में भी नहीं पा सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वैसी नहीं हो पाती है ना कि जहाँ पे ज़िंदगी जीवित रह सके, लोग सपोर्ट कर सके कंडीशंस लाइफ को। तो ओकेजनली स्पोर्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया हालांकि देखने को मिलते हैं बहुत ऊंची ऊंची हाइट पे 8,000 मीटर के ऊपर भी, बट ऐसा एक्टिव नहीं मिलते हैं। इसलिए सिर्फ ऐसा है कि हाँ बस कहीं हम लोग ये कहते हैं कि दूर दराज पहाड़ों के या समुद्र के अंदर हिस्सों में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो डॉर्मेंट लाइफ में स्टेज में पड़े हुए हैं, उनसे छेड़छाड़ मत करो। अगर वो हिल के आ गए हमारे बीच में तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये सब देखने को मिलता है। अच्छा, अब जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बायोस्फीयर के अंदर, तो वो किससे मिल रही है एनर्जी? वो मिल रही है सूर्य देवता जी से, सन से मिल रही है। और जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो हमें मिल जाते हैं एयर से, वाटर से, सॉइल से। और कुछ सेम केमिकल्स फिर से रिसाइकिल होते हैं ओवर एंड ओवर, और इस तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही आपको पाओगे, कि अब यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म पाओगे, यहाँ हाथी पा रहे हो, यहाँ चीता पा रहे हो, तो दूसरी जगह भी पाओगे, ऐसा नहीं है। बायोस्फीयर अलग अलग जगहों पे हम देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको देखोगे पोलर रीजन्स में है, वाइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में यहाँ देख रहे हो कि बहुत सारे हैं, प्लांट एनिमल हैं। तो ये सब अलग अलग पाते रहोगे, लेकिन जहाँ ये तीनों चीज़ें सही से मिल रही हैं उसे हम बायोस्फीयर कह रहे हैं। ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे काम में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे सपोर्ट करके कुछ पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, इंस्टा, सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए, प्लस इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और इन वीडियोज़ को आप फेसबुक पर भी पा सकते हो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।